गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मनु की जो प्रमुख कृति है मनुस्मृति, उसमें मनु ने राज्य के साव्य स्वरूप का वर्णन किया है। साव्य का मतलब होता है एक तरह से शरीर। मनु ने राज्य को भी व्यक्ति के शरीर की भांति ही उसके प्रमुख अंग बताए हैं। मनु ने राज्य के जो घटक हैं उसके लिए प्रकृति जो शब्द है उसका प्रयोग किया है एवं राज्य की 7 प्रकृतियां हैं स्वीकार की हैं, जो कि इस प्रकार हैं। स्वामी अर्थात राजा, मंत्री, पूर्व का मतलब होता है किला या कोई परकोटा। इसके अलावा राज्य, कोष, दंड और मित्र। हम क्रम से एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्वामी को। स्वामी जैसा कि राजा को लिया गया है स्वामी के संबंध में, तो मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। मनु ये कहते हैं कि राज्य का जो भी स्वामी या मालिक होगा, जिसको हम राजा की संज्ञा देते हैं, वह नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, उसमें प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए और उसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों को राजा है पूरी निष्ठा के साथ निभाए। ऐसा व्यक्ति है वह किसी भी राज्य का स्वामी होना चाहिए। अगला हम लेते हैं मंत्री को। मनु का ये कहना है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने एक तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं होती है, बल्कि ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। तो मनु ये कहते हैं कि कोई भी राज्य होता है, उसका स्वामी अर्थात राजा है, वह भी नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए और राजा स्वयं ही मालिक नहीं होना चाहिए, बल्कि राजा की सहायता के लिए अन्य मंत्री भी होते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सारी शक्ति है कोई राजा में निहित नहीं है, बल्कि एक संस्थागत शक्ति होती है और उस संस्थागत शक्ति में अनेक मंत्री होते हैं जो कि योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। अगला जो प्रकृति है राज्य की वह है पुर। पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियां भी बताई हैं, जिनमें उन्होंने जल दुर्ग है, मनुष्य दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, इनका उल्लेख भी किया है। उसके पश्चात राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख भी किया गया है, जो कि कई बार हमें भ्रम पैदा भी करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ एक तरह से जनपद के लिए किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को शामिल किया है। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राज्य शब्द का जहाँ मनु ने प्रयोग किया है वह है जनपद, अर्थात एक ऐसी भूमि या ऐसा भूभाग जहाँ जनता निवास करती है। अगला जो राज्य की जो अंग है वह है कोष। राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है, अर्थात खजाना। मनु की मान्यता ये रही है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य है वो कर सकता है। अगर किसी भी राज्य का कोष या खजाना खाली है तो ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य है वो अपना विकास भी नहीं कर पाता है और एक तरह से वह जर्जर अवस्था में आ जाता है, जिसका लाभ उसके पड़ोसी राज्य हमेशा से ही उठाते रहते हैं। अगली जो राज्य की प्रकृति है वह है दंड अर्थात सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों जैसे कि हस्त सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना का भी उल्लेख किया है तथा राजा को परामर्श भी दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बना करके राज्य की रक्षा की व्यवस्था करे। किसी भी राज्य
है उसकी जो सीमाएं हैं वे तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब उस राज्य के पास एक मजबूत सेना हो। अगर सेना नहीं होगी तो कोई भी राज्य है कभी भी उस राज्य पर आक्रमण कर सकता है और उसको अपने राज्य का अंग या हिस्सा बना सकता है। अगली जो प्रकृति है राज्य की वह है मित्र। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके दो तथ्यों की ओर संकेत किया है। पहला तो ये कि कोई भी राज्य शून्य नहीं रहता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध है वे मैत्रीपूर्ण है। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की जो 7 प्रवृत्तियां हैं उनमें स्थान दे करके एक तरह से शांति और व्यवस्था बनाए रखने का संकेत भी दिया है। तो हम ये देखते हैं कि मनु के राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें मनु ने राज्य की प्रमुख रूप से 7 प्रकृतियां या 7 अंग बताए हैं, जिनमें स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य अर्थात जनपद, कोष, दंड अर्थात सेना और मित्र इनका उल्लेख किया है। राज्य की प्रकृतियों के इन उपयुक्त जो उल्लेखों से यह स्पष्ट होता है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। वास्तव में मनु ने तो राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। तो आज हमने मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है उसका मुख्य रूप से अध्ययन किया है। धन्यवाद।